फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू किया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि सेम फास्ट सरकारी नौकरी के नाम से है दोस्तों। इस टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ करके दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आप इस यहाँ देख पाए कि यह हमारा पीडीएफ है दोस्तों, इसको बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा पीडीएफ ऑन हो गया है। आप इस पीडीएफ को देख पाइएगा दोस्तों, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अली अकबर खान जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे दोस्तों। अली अकबर खान जो है दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरोद से संबंधित है। सरोद वादक थे दोस्तों अली अकबर खान जो थे, क्या थे, सरोद वादक थे दोस्तों। अब इनके बारे में चलिए कुछ डिटेल्स में बात करते हैं दोस्तों। डिटेल्स में बात करते हैं। अली अकबर खान जो थे दोस्तों, अली अकबर खान जो थे दोस्तों मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। शास्त्रीय संगीतकार को इंग्लिश में क्लासिकल सिंगर बोला जाता है दोस्तों। क्लासिकल सिंगर थे दोस्तों, और ये जो है मेहर घराने के थे दोस्तों। मेहर घराने के थे दोस्तों। इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यह देखिए वह जो है सरोद वादक थे दोस्तों। सरोद वादन में अपने योग्यता के लिए जो है अपने योग्यता के लिए जाने जाते थे। मतलब ये जो है सरोद वादक थे दोस्तों। और इनको जो है खान को जो है वर्ष 1967 में पद्म भूषण और वर्ष जो है 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि पद्म विभूषण है, देखिए यहाँ पर पद्म विभूषण है, ये जो है भारत का जो है भारत का नागरिक सम्मान है, जिसमें सबसे ऊपर जो आता है, एक नंबर पर भारत रत्न आता है, दूसरा नंबर पर आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मतलब जितना बड़ा नाम रहेगा, अब जैसे विभूषण है तो जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा वो सम्मान होगा। मतलब पद्म विभूषण बोलेंगे तो वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा। पद्म भूषण बोलेंगे तो थर्ड नंबर पर आ जाएगा, और पद्मश्री बोलेंगे तो वो फोर्थ नंबर पर आएगा। ठीक है, तो ये जो है आप देख पाएगा पहला कौन था दोस्तों, तो भारत रत्न है, सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। दूसरा नंबर पर कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। तीसरा नंबर पर कौन सा है, तो पद्म भूषण है। और चौथा नंबर कौन है, पद्म श्री है दोस्तों। चलिए और भी कुछ जो है सिंगर के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो कि कुछ वाद्य यंत्र जो बजाते हैं उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं और एमटीएस जो आ रही है, जल्दी ही आ रही है दोस्तों, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसलिए सारे ही फैक्ट को देखते चलेंगे दोस्तों। स्टैटिक जीके है ये, और ये ट्रेडिशनल पार्ट होते हैं, ये ट्रेडिशनल पार्ट है, ठीक है ना। देखिए इसमें कहा गया है दोस्तों, सबसे पहला आप देख पाइएगा कि इसमें वायलिन बाधक है, समझे। इसमें जो है वायलिन बाधक है, और वायलिन बाधक में देख पाएगा दोस्तों कि अभिजीत पी एस नायर है, और एल सुब्रमण्यम है। उसके बाद देख पाइएगा एन राजम है, और उसके बाद कला रामनाथ है, और रागिनी शंकर है। उसके बाद कुन्ना कुंडी वैद्यनाथन है, ठीक है ना। कुन्ना कुंडी वैद्यनाथन है। ये जो है वायलिन बजाते हैं दोस्तों, वायलिन बजाते हैं। और देखिए ये फैक्ट जो है आगे आने वाले सभी शिफ्ट में काम करेंगे, तो इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे आप देख पाएंगे कि संतूर वादक के बारे में। देखिए संतूर वादक में इसमें देख पाएगा दोस्तों कि पंडित शिव कुमार शर्मा है, पंडित शिव कुमार शर्मा है दोस्तों, और राहुल शर्मा है। इसमें देख पाइएगा तरुण भट्टाचार्य है दोस्तों, तरुण भट्टाचार्य है। उसके बाद अभय सोपोरी है दोस्तों। ये है संतूर वादक है दोस्तों। अगला देखिए
तबला वादक। तबला वादक में आप देख पाएगा दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता हो, उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक है दोस्तों। अल्लाह रखा जो है, अल्लाह रखा जो है ये भी तबला वादक है दोस्तों। और उस्ताद तफू खान, उस्ताद तफू खान भी क्या है, तबला वादक है दोस्तों। आगे आप देख पाएंगे दोस्तों कि अभी हम लोगों ने देखा था अली अकबर खां, जो देखा था अली अकबर खां, ये सरोद वादक में थे। तो अब देखेंगे कि इसके अलावा कौन कौन जो है सरोद वादक हैं दोस्तों। इसमें देख पाएगा दोस्तों अमजद अली खां जो है बंगस, अमजद अली खां बंगस, ऐसे याद कर पाइएगा दोस्तों। हम लोग तो याद करते हैं ऐसे, अमजद अली खां ऐसे याद कर लेते हैं, तो बंगस याद करने का उतना जरूरत नहीं, इतना से पता चल जाता है। अमजद अली खां याद करिएगा। उसके बाद है अली अकबर खां, है अली अकबर खां है दोस्तों। उसके बाद है अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां। ठीक है, ये है सरोद वादक है दोस्तों। ये क्या है, तो सरोद वादक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि बांसुरी वादक है। देखिए बांसुरी वादक में आप देख पाएगा दोस्तों, बांसुरी वादक में देख पाएगा कि हरि प्रसाद चौरसिया है। बांसुरी वादक में कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया दोस्तों। और दूसरा कौन है, पारसनाथ है। दूसरा कौन है, पारसनाथ है। ये बांसुरी बजाते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, बांसुरी बजाते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों कि वीणा बजाने वाले में देख पाइएगा दोस्तों, तो वीणा बजाने वाले में देखिए सबसे पहला है असद अली खां, असद अली खां है। दूसरा है जिया मोइदीन डागर है, जिया मोइदीन डागर है दोस्तों। अगला देखिए इसमें अया अयागरी जो है श्याम सुंदरम, अयागरी श्याम सुंदरम है, ये वीणा वादक है दोस्तों। देखिए आगे देखिए कि सितार वादक में हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसमें देख पाए कि पंडित रविशंकर है दोस्तों। पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक है। आगे देखिएगा दोस्तों इसमें शहीद परवेज खां जो है, शहीद परवेज खां जो है ये सितार वादक है दोस्तों। और बुद्धादित्य मुखर्जी जो है ये सितार वादक है। अगला है इसमें अनुष्का शंकर जो है ये सितार वादक है दोस्तों। तो ये थे सारे ही, आप देख पाएगा कि वाद्य यंत्र में जितने भी थे इंपॉर्टेंट, उनको हम कवर करने का कोशिश किया दोस्तों। और इसमें से आप भी समझ पा रहे हो कि कितने सारे पहले भी पूछे हुए दोस्तों। हरिशंकर प्रसाद चौरसिया के बारे में पिछली बार पूछा हुआ था दोस्तों। और इसमें देख पाए इसी बार का शायद एग्जाम था पिछले शिफ्ट में, जो है उस्ताद जाकिर हुसैन जो तबला वादक है उसके बारे में पूछा गया था। और पंडित शिव कुमार शर्मा इसके बारे में पूछा गया था दोस्तों। तो ये बार बार रिपीट होने वाले हैं दोस्तों, ये जो है बार बार रिपीट होने वाला है। एक बार पढ़ लीजिए और इसको करेंट से अपडेट कर लीजिए कि किन को जो है कौन सा सम्मान दिया जा रहा है, पद्मश्री किन को दिया जा रहा है, तो वो करेंट का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है तरीका है जिसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मतलब सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि होजागिरी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आप ऑप्शन में देख पाएगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन है, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है नागालैंड और चौथा है असम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों त्रिपुरा, त्रिपुरा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, अगरतला है। यहाँ पर देखिए त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है दोस्तों। ठीक है, इस नृत्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। आप इसमें देख पाइएगा दोस्तों कि होजागिरी जो है एक लोक नृत्य है दोस्तों। होजागिरी क्या है दोस्तों, एक फोक डांस है दोस्तों। इंग्लिश में कहा जाता है लोक नृत्य को फोक डांस कहा जाता है, जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाएगा दोस्तों, तो उनको त्रिपुरा के लोग को त्रिपुरी कहा जाएगा। जैसे बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है, वैसे ही त्रिपुरा के लोगों को त्रिपुरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कबीले हैं, कौन है दोस्तों, ये ट्राइब्स है वहाँ पर दोस्तों, तो उनके द्वारा मनाया जाता है। वहाँ कौन है दोस्तों, तो रियांग कबीले हैं, उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। अगला इसमें देख पाइएगा कि यह जो है महिलाओं और युवाओं, युवा लड़कों, मतलब महिला भी है इसमें और युवा लड़कियां हैं। ठीक है ना, युवा लड़कियां हैं दोस्तों, इसमें गर्ल्स है, इसमें विमेन्स एंड गर्ल्स है, यंग गर्ल्स द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें अगला देखिए दोस्तों,
एक टीम में जो है लगभग 4 से 6 सदस्य है। मतलब एक टीम में कितने सदस्य है दोस्तों? तो 4 से लेकर के 6 सदस्य है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, ये गाते हैं, मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाते हैं। मतलब मिट्टी के घड़ा है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, संतुलन बनाते हैं दोस्तों। और सिर पर जो है बोतल और हाथ पर जो है मिट्टी का दीपक जैसे अन्य जो है प्रोप्स का प्रबंधन करते हैं। जैसे कि मतलब हाथ पर जो है दीपक रख लेते हैं। मिट्टी दीपक किस चीज का बना होता है दोस्तों? तो मिट्टी का बना होता है दीपक, उसको हाथ पर रखते हैं और सिर पर जो है बोतल रख करके क्या करते हैं, प्रोप्स करते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं, दिखाते हैं अपने कर्तव्य को। जबकि शरीर का केवल निचला भाग, शरीर का कौन सा भाग दोस्तों? तो निचला भाग, निचला आधा भाग ही हिलता है, ठीक है। निचला आधा भाग ही हिलता है, यानी कि मतलब कमर से नीचे का भाग ही हिलता है, ऊपर का भाग नहीं हिलता है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल का जो नृत्य है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो नृत्य है उसको देखते हैं। आप इसमें देख पाएंगे दोस्तों कि विरिता नृत्य जो है पश्चिम बंगाल का नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो विरिता नृत्य है कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल के नृत्य है। एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मतलब महिलाओं के द्वारा यह भी नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला है जो दोस्तों चेंजिंग नृत्य जो है नागालैंड की जो है चांग नाग जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। मतलब ये ट्रेडिशनल फोक डांस है दोस्तों। और चेंजिंग जो नृत्य है ये चांग नाग जनजाति है दोस्तों। चांग नाग जनजाति कहाँ की है दोस्तों? तो यह जो है नागालैंड की जनजाति है, उन्हीं के द्वारा चेंजिंग नृत्य किया जाता है। ऊपर पढ़े हैं यहाँ पर विरिता नृत्य जो है ये कहाँ कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है। विरिता नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल का नृत्य है। और आगे देखिए इसमें क्या है, बिहू। बिहू आप जानते हैं कि ये असम का नृत्य है। मतलब यह जो है सबसे लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो बिहू जो है असम का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पाइएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है दोस्तों। इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों। आप इसमें देख पाइएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 53, जैसे आप यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 40 भी दे दिया है, अनुच्छेद 40 भी दे दिया है दोस्तों। ये जो है अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 में जो है दोस्तों इसमें कहा गया है कि श्रमिकों के लिए जो मतलब लेबर होते हैं दोस्तों उसके लिए वेतन या फिर कहा जाए निर्वाहन मजदूरी, मतलब उसको जीवन निर्वाहन करने के लिए जो मजदूरी दिया जाता है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 43 में किया गया है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद यहाँ पर 53 है, अनुच्छेद 54 है। तो देखिए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, तो हम आपको बताते हैं कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित जो है यह जो है अनुच्छेद 53 में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं जिससे कि और भी क्लियरेंस आएंगे दोस्तों। आप इसमें देख पाइएगा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे ये चार्ट है, इसमें अनुच्छेद 52 है। तो अनुच्छेद 52 में देख पाएगा कि कहा गया है इसमें कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति है। मतलब इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में होगा? तो यह जो है अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख होगा दोस्तों। अनुच्छेद 53 में क्या होगा? अनुच्छेद 53 में यही जो है संघ का जो है कार्यकारी अधिकारी का अधिकार कहिए या फिर संघ की जो है कार्यकारी शक्ति का उल्लेख, यही जो है अनुच्छेद कौन सा है? 53 है। इसी में जो है संघ को इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका जो है कार्यकारी शक्ति का जो उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में? तो 53 में है। और वैसे ही अनुच्छेद 54 में जो है, अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के जो है चुनाव का जो है उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के जो है चुनाव पद्धति, मतलब राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति जो है अ, आप जानते ही होंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति है उनकी जो है, समझे।
और इसमें देख पाएगा कि अनुच्छेद 57 में इसमें देख पाएगा कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब दोबारा निर्वाचन के लिए। ऐसे तो इंडिया में तो कितने भी बार मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जो है केवल 2 ही बार, अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित और भी कुछ फैक्ट को देखते हैं। इसमें देख पाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों, इसमें देख पाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 के बीच में है। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 के बीच में है। सबसे पहला यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राजनीतिक कार्यपालिका का एक हिस्सा है। मतलब यह जो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल मतलब ये कार्यपालिका का जो है क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है ना। इसमें जो है पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटी वाले लोग जो जैसे आते हैं, मतलब राजनीतिक जो है इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है जिसमें 3 महत्वपूर्ण पद शामिल होते हैं। मतलब इसमें 3 महत्वपूर्ण पद शामिल है। इससे समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि मतलब सबसे पहला सबसे सर्वोच्च पद जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पद होते हैं। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के पद है, और उसके बाद जो है इसमें भारत के जो है अन्य जो है, इसमें प्रधानमंत्री के साथ आप बात किया है दोस्तों, तो उसमें मंत्री परिषद भी आ जाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद का ही तो हेड हो रहा है ना प्रधानमंत्री। और उसके बाद बात किया तीसरा अंग जो है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जो है इसमें सम्मिलित है, जो जिसको मतलब जजेज बोला जाता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो है उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति की जितनी भी चर्चाएं हैं दोस्तों, वो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक में है। मतलब 10 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के लिए जो है रिजर्व है। मतलब हम जब सबसे पहले जब संघ की कार्यपालिका शक्ति का जब उल्लेख करेंगे, तो उसमें जब यूनियन जब आते हैं, यूनियन जब आते हैं भाग को जब हम इस भाग को जब पढ़ते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले जो सर्वोच्च पद है वो स्टार्ट हो, जैसे कि मतलब इसमें राष्ट्रपति का पद है तो वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का इसका उल्लेख है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें देख पाएंगे कि अनुच्छेद 74 से लेकर के 74, 75 और अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री और उसके जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इसमें आप देखिएगा कि राज्य की, अब इसमें संघ की तो हम पढ़ लिए, संघ और जिसको कि हम कह रहे थे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, तो उसका तो पढ़ लिए। अब राज्य का जो है कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख जो है उसमें देख पाए कि अनुच्छेद 53 मतलब 153 आ गए। अब हम लोग यहाँ पर 52 पढ़ रहे थे, तो लगभग मतलब 101 ऐड करने पर मतलब 100 प्लस 1 होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐड करते हैं तो 153 के अप्रोक्स में चले जाते हैं। तो 153 से लेकर के 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। और इसमें देख पाइएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति भी जो है राजनीतिक कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। मतलब यह भी जो है राजनीतिक कार्यकारिणी का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण पद शामिल होते हैं। मतलब इसमें भी 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे कि वहां पर राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च। तो राज्य में कौन सर्वोच्च हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो है राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना। ये केंद्र के ही होते हैं, निर्देश निर्देश पर ये क्या किए जाते हैं, दिशा निर्देश किए जाते हैं। इन्हीं इन ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र होते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये जो है राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है, जिनको प्रसाद पर्यंत्र शॉर्ट में कहा जाता है। और इसमें देख पाएंगे कि अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 161 तक, अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 161 तक जो है इनका उल्लेख है। मतलब किनका, तो राज्यपाल का उल्लेख है। और हम लोगों ने इसमें पढ़ा था राष्ट्रपति वाले में, तो उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक जो है राष्ट्रपति का उल्लेख है दोस्तों। लगभग 10 अनुच्छेद जो है जिसमें राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, 1 मिनट, अगला इसमें देख पाएगा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है, इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 164 से लेकर के अनुच्छेद 167, मतलब लगभग इसमें 3 अनुच्छेद जो है जिसमें मुख्यमंत्री का और उनके जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ठीक है ना। अब देखिए राज्य में जो है मुख्यमंत्री का पद होता है, लेकिन केंद्र में जो प्रधानमंत्री का पद हो रहा है। और यहाँ पर जो राज्य के संघ में जो है
राष्ट्रपति का पद है सर्वोच्च, और यहाँ पर जो है राज्यपाल का पद सर्वोच्च है, और उनके लिए अलग अनुच्छेद है और इनके लिए अलग अनुच्छेद है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि राज्य के जो है महाधिवक्ता होते हैं, ये जो है मतलब महाधिवक्ता कहिए और महान्यायवादी कहिए, तो महान्यायवादी जो है संघ के लिए मतलब केंद्र सेंट्रल के लिए, ठीक है। वो जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है ना, उनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सरकार के अंडर में ही आते हैं, तो ठीक है। तो वो महान्यायवादी होते हैं, और राज्य में कौन होते हैं दोस्तों, तो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं दोस्तों। और इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 165 से लेकर के अनुच्छेद 177 तक के बीच में किया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 177 में किया गया, इनका उल्लेख किया गया। महाधिवक्ता है ये, ठीक है, ये राज्य के अंदर होते हैं। और महान्यायवादी कहाँ होते हैं, तो महान्यायवादी वो सेंट्रल के अंदर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख पाएगा, अटला टारी जो है मतलब अटला टड्डी इसको कहा गया है दोस्तों। अटला टड्डी जो है किस राज्य का जो है त्योहार है, अटला टड्डी किस राज्य का त्योहार है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों आंध्र प्रदेश, इसका सही जवाब है। मतलब अटला टड्डी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है, त्योहार है दोस्तों। चलिए इसके बारे में देखते हैं, इस त्योहार का क्या महत्व है वहां पर। इसको देखिएगा दोस्तों कि अटला टड्डी का जो उत्पत्ति हुआ दोस्तों, ये कैसे उत्पत्ति हुआ, तो सबसे पहले इसमें देख पाएगा कि अटला तड्डी जो है आंध्र प्रदेश की जो है महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक क्या है, त्योहार है दोस्तों। उत्सव जो बात किया है दोस्तों कि अश्वयुज मतलब सितंबर अक्टूबर महीने की जो है पूर्णिमा के तीसरे दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि यह क्वेश्चन आज पूछने का कारण क्या था, इसमें देख पाइएगा कि सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। तो जो भी एग्जाम जो है जिस टाइम होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम के लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें देख पाइएगा कि इसमें जो है सितंबर अक्टूबर दिया गया, तो सितंबर अक्टूबर इसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो महीने की जो है पूर्णिमा के तीसरे दिन मतलब जिस दिन पूर्णिमा होगा उसके तीसरे रोज जो है ये मनाया जाता है, ये पर्व है ये, ठीक है। और यह जो है सितंबर अक्टूबर में मनाया जाने वाला पर्व है, और महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला यह पारंपरिक त्योहार है। और इसका महत्व जो है इसमें देख पाएगा दोस्तों कि महिलाओं जो है उपवास रखती है, मतलब महिलाएं फास्टिंग पर होती है दोस्तों, और अपने पति की भलाई और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है। मतलब अपने पति हस्बैंड के लिए जो है क्या करती है, वो दीर्घ आयु मतलब उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है दोस्तों, और उनकी अच्छा हो मतलब उनके भलाई के लिए करती है दोस्तों। मतलब ये पति के हितों में किया जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं इसमें, इसमें आप देख पाएगा कि आगे अनुष्ठान इसमें बात करते हैं दोस्तों कि महिलाओं जो है सुबह जल्दी उठती है। इसमें सबसे पहले तो कोई भी पर्व होते हैं तो महिलाएं सबसे पहले उठ जाती है दोस्तों। और इसमें बात करते हैं कि पवित्र जो है स्नान करती है, मतलब स्नान कर पवित्रता से स्नान करती है दोस्तों, नए कपड़े पहनती है, और विशेष व्यंजन जैसे कि अतुली जिसको इडली भी बोला जाता है दोस्तों, मतलब इडली डोसा हो गया, अयाला हो गया, वहाँ का मतलब ये एक तरह से समझिए कि ये उस फेस्टिवल में बनाए जाने वाला क्या है, ये पकवान है दोस्तों, ठीक है। तो इसको उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें बात करके अन्न में बात करते हैं कि पारंपरिक जो है मिठाइयाँ तैयार किए जाते हैं, मतलब इसमें मिठाई भी बनाया जा रहा है, इडली भी बनाया जा रहा है दोस्तों, वड़ा है वो भी बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसको कि अयाला कहा जाता है, ठीक है। तो उसको बनाया जा रहा है। और इसमें क्या गतिविधियां होता है इसके बारे में चलते हैं, चर्चा करते हैं क्या क्या गतिविधियां होता है। तो इसमें देख पाएंगे कि गतिविधियां में हम लोग देख पाएंगे दोस्तों कि वे जो है चावल के आटे और हल्दी से बनी जो है रंगोली बनाकर, दीपक जलाकर और देवी गौरी की जो है पूजा करके विशेष अनुष्ठान करते हैं। यानी इसमें जो है देवी गौरी की पूजा किया जा रहा है दोस्तों, और दीपक जलाया जा रहा है, मतलब दिया जलाया जा रहा है दोस्तों, और रंगोली भी बनाया जा रहा है इसमें, हल्दी से रंगोली रंगोली भी बनाया जा रहा है, मतलब किससे, तो चावल के आटा है, ठीक है ना, और हल्दी से बनी जो रंगोली बना करके जो है दीपक जलाकर और देवी गौरी का जो है पूजा करके विशेष अनुष्ठान किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका जो निष्कर्ष जो होते हैं, आउटकम्स जो कंक्लूजन होते हैं वो क्या होते हैं इसमें बताते हैं। दिन के अंत में जो है महिलाएं जो है चांद को देखने के बाद अपना उपवास तोड़ती है, मतलब अपना उपवास तभी तोड़ती है जब वो चंद्रमा को देख लेती है दोस्तों, जो त्योहार के समापन का संकेत होता है। मतलब यह त्योहार का
समापन का संकेत कौन है दोस्तों? तो इस समय जो है महिलाएं जो क्या कर रही है, चांद को देख रही है दोस्तों, क्योंकि अब 3 दिन, पूर्णिमा के 3 दिन के बाद ये मनाया जाता है, तो लगभग 3 घंटे डेली, मतलब अगर 7 बजे अगर उग रहे हैं पूर्णिमा के दिन, तो उससे 3 घंटे लेट, यानी ये इसका अंत कब होगा दोस्तों इस त्योहार का? तो 3 घंटे लेट, यानी 10 बजे ये खत्म होगा त्योहार, ठीक है। तो ये जो है तीसरे दिन हो रहे हैं तो 3 घंटे लेट, जैसे जैसे मतलब आगे दिन बढ़ते हैं ना, पूर्णिमा से आगे दिन, तो वैसे वैसे आवर्स बढ़ते हैं, मतलब उतने उतने लेट से जो है चंद्रमा दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्त जो है कब लागू हुआ और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब जब अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे और कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए थे दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अस्थाई बंदोबस्त जो है, आप इसमें देख पाइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त को इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं दोस्तों। तो इसकी जो है शुरुआत जो है साल 1793 में हुई थी दोस्तों, 1793 में हुआ था दोस्तों। इसे जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कर्नवालिस, मतलब पुलिस का जनक कौन है दोस्तों? तो लॉर्ड कर्नवालिस ही है। उन्होंने ही जो है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया था दोस्तों, 1793 में लागू किया दोस्तों। यह व्यवस्था जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व तय करने के लिए की गई थी, मतलब भू राजस्व जो भी थे दोस्तों, उसको जो है तय करने के लिए यह अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था दोस्तों, ठीक है। यह समझौता बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। मतलब ये कर्नाटक में भी, कुछ कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में लागू किए गए थे दोस्तों। और अगला था इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार भी थे, उड़ीसा भी थे, झारखंड भी। ये सब जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो पहले जो तो क्या थे, एक साथ थे दोस्तों। अब ना अलग अलग हो गए हैं। पहले बंगाल अलग हुए, उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुए, ठीक है। अब देखिए इसमें बात की जाए, और बिहार से झारखंड कब अलग हुए थे? तो नवंबर में हुए थे, 1 नवंबर को शायद हुए थे 2000 के, 1 नवंबर 2000 में अलग हुए थे बिहार से झारखंड। अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ी कुछ और बातें बातें हम लोग करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। इसमें देख पाइएगा कि इस व्यवस्था के तहत जो है जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक माना गया। मतलब इसमें जो है आप परमानेंट सेटलमेंट जिसमें कहा गया, इसमें जो है जमींदार जो होते थे उनको जो है क्या कहा गया, जमीन का जो है असली मालिक कौन होंगे? तो वही जमींदारे होंगे, ठीक है। अब आगे इसमें देखिए कि वे लोग जो है, वे लोगों से जो है भू राजस्व वसूलते थे। मतलब लोगों से भू राजस्व कौन वसूलता था दोस्तों? तो जमींदार वसूलते थे दोस्तों। इसे जो है सरकारी खजाने में जमा कराते थे, मतलब इसको जो है सरकार के खाते में डलवाते थे दोस्तों। अगला है इसमें देखो, देखिए दोस्तों कि इस व्यवस्था के तहत जो जमींदारों को लगभग लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। मतलब इसमें देख पाइएगा कि 10 भाग, अगर 11 भाग अगर वसूलाई हो रहा है, ठीक है ना, तो 10 भाग को कंपनी को दे दीजिए, ठीक है ना। सरकार सरकार के खाते में 10 10 भाग मतलब दे दीजिए, और 1 भाग आप अपने पास रख लीजिए। पूरे पूरे 11 भाग हुए, फसल हुए नहीं हुए उससे कोई मतलब नहीं, ज़्यादा हुए कम हुए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा हुए तब भी आपको 10 ही भाग देना है, कम हुए फिर भी 10 ही भाग देना है। नहीं दीजिएगा तो आपको वो ज़मीन जो है उसको नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। ज़मीन को क्या किया जाता था दोस्तों? दोस्तों तो नीलाम कर दिया, मतलब उसको नीलाम करके दूसरों को दिया जाता था दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आगे बात करते हैं दोस्तों कि इस व्यवस्था के तहत जो है कंपनी को नियमित आय मिलती थी दोस्तों, मतलब एक रेगुलर इनकम जो है कंपनी को मिलने लगी थी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो है, इस व्यवस्था का जो है मकसद कृषि की स्थिति में सुधार करनी थी दोस्तों। अब देखिए इस व्यवस्था का कृषि में सुधार करना तो था ही, लेकिन सुधार नहीं हो पाया। आप इसमें बात कीजिए दोस्तों कि 10 भाग अगर वो ले रहा है, अगर मान के चले कि ये कृषि अगर फसल खराब होगा, तो वो 10 भाग किसान नहीं दे पाएगा ना दोस्तों। तो इस तरीके से ये फ्लॉप थी दोस्तों, ठीक है। इस व्यवस्था का जो मकसद आप देख पाइएगा कि कृषि की स्थिति में सुधार करना भी था दोस्तों। इस व्यवस्था के तहत जो है जमींदारों को सशस्त्र बलों रखने का मतलब अधिकार नहीं था। मतलब आप इसमें देख पाइएगा वे केवल भूमि के कर संग्रह कर्ता बने रहे। मतलब भूमि का केवल मतलब संग्रह करता, मतलब आप कलेक्ट करिए, केवल केवल कर वसूल करिए, उसके अलावा आपको कोई
हक नहीं था। मतलब आप केवल पैसे को मतलब कलेक्ट करना था, बस बस सशस्त्र बलों को रखने का अधिकार वगैरह नहीं था। ठीक है, आगे इसमें देख पाइएगा दोस्तों, इस व्यवस्था के तहत जो जमींदारों को अदालत आयोजित करने का अधिकार नहीं था। मतलब आप जो है इसमें न्याय वगैरह का जो है स्थिति आप पैदा नहीं कर सकते, जैसे कि आपको कोई भी न्याय देने उन्हें का अधिकार नहीं है, किसी का कोई जमीन हड़प लिया, इसका मतलब अदालती आपको करने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, यह अधिकार जो है कंपनी के नियुक्त कलेक्टर को सौंप दिया गया था। मतलब यह अधिकार जो है कंपनी के कलेक्टरे के द्वारा, मतलब कलेक्टर को सौंप दिया गया था। अब कंपनी ये सब डिसीजन करेगा, 10 भाग पैसा भी वही लेगा, और कलेक्टर उसकी जो भी मतलब जमीन किसको लेना है, कौन सही है कौन गलत है, सबका निपटारा कौन करे, तो कंपनी ही करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत कब हुई थी, इसका आप देख पाइएगा कि इसका 2014 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, 2014 में शुरुआत हुआ था, आप देख पाइएगा। तो राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत जो है 2014 में हुआ था। इससे जुड़ी कुछ अन्य फैक्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों, कि इसमें देख पाइएगा कि NYP मतलब NYP, NY और P, इसका फुल फॉर्म देखिएगा कि नेशनल यूथ प्रोग्राम है दोस्तों, या फिर इसको पॉलिसी कहिए। 2003 में जो है युवा की जो है आयु सीमा इसमें था। 2003 में जब इसकी शुरुआत किया गया था दोस्तों, तो इसका सीमा कितना था दोस्तों, तो 13 से लेकर के 35 वर्ष तक इसकी उम्र थी दोस्तों, और रखी गई थी। ठीक है, लेकिन जिसे जो है 2014 में बदल करके 15 से लेकर के 29, मतलब 15 साल से लेकर के जो है 29 साल तक कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसका जो है बदलाव करने का क्या मकसद था, मतलब आखिर इसमें बदलाव किया गया, उम्र घटाया गया, उम्र बढ़ाया गया। आप इसमें देखिएगा 13 से 15 किया तो बढ़ गया इधर से, और इधर से 35 से 29 कर दिया तो घट गया। अब 2014 में ये क्यों किया गया, इस बदलाव को करने का क्या मकसद था, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें देखिएगा कि इस बदलाव का मकसद जो है युवाओं का विकास, मतलब युवाओं के जो भी डेवलपमेंट से संबंधित है, इसको दृष्टिकोण में रखते हुए इसको सुधार किया गया, और जो है सशक्तिकरण के लिए ज्यादा केंद्रित दृष्टिकोण लाना था दोस्तों। ठीक है, आगे इसमें देखिएगा कि इसके लिए जो है 5 लक्ष्य और 11 जो है प्राथमिकता पूर्ण कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई। मतलब आप इसमें मतलब 11 जो है इसमें प्राइमरी वर्क जो है इसमें क्या किया गया, उसको आइडेंटिफाई किया गया, और 5 लक्ष्य जो है इसमें रखा गया कि इस लक्ष्य को पूरा करना है। ठीक है, और 11 को प्राथमिकता इसमें मिल गया कि इसमें जो है प्रथम इसको ही करना है, उसके बाद ही सेकेंडरी कोई मैटर को रिजोल्व करेंगे, कोई कार्य को करेंगे। ठीक है, आप इसमें अब देख पाइएगा दोस्तों, युवा जो नीति का जो है मकसद रखने का अवसर, इसमें देख पाए अवसर और सीखने, अवसर और अनुभव के लिए मतलब परिस्थितियां बनाना। मतलब आप किसी भी चीज को सीखिए, कोई कंपनी में आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तभी तो देगा। पहले आपको बता देते हैं कि जो आपके अंदर अगर हुनर रहेगा तभी तो कोई कंपनी लेगा। फ्रेशर से पहले कोई भी एक्सपीरियंस वाले को कंपनी लेना चाहता है, प्राइवेट वाले का बात करता हूँ। आप इसमें देखिएगा दोस्तों, इससे जो है युवाओं को लोकतंत्र के जो है अभिनेता बनने, या फिर समाज में जो है एकत्रित होने, और जो है सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलता है। अब देखिए एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा जो इनएक्टिव कब तक रहेगा इंसान। ठीक है, इसके लिए जागरूकता के तौर पर इस जो है NYP मतलब नेशनल यूथ प्रोग्राम पॉलिसी, या फिर प्रोग्राम कर लीजिए या फिर पॉलिसी कर लीजिए, इनकी जो शुरुआत किया गया दोस्तों, इसलिए किया गया क्योंकि युवाओं के अंदर क्या हो, एक एक्टिवनेस आ जाए दोस्तों, वो एक्टिव सदस्य बने रहे। ठीक है, अब देखिए बैंक में जो है नहीं निकालने पर पैसा, और नहीं रखने पर हर मंथ पैसा काटा जाता है ना, तो वो एक एक्टिवनेस का ये तरीका है। या फिर हर साल जो है इसको अपडेट करने का एक पॉलिसी जो लाया गया, उसमें ये सब एक्टिव अपने आप को दिखाना है, या फिर अपने मोबाइल को रिचार्ज करना है। आप मान के चलिए 7 दिन जो है रिचार्ज नहीं किए, तो उसको क्या कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट आपका जो है सिम को कभी बंद भी किया जाता है, कभी क्या किया जाता है, इनकमिंग आउटकमिंग गोइंग बंद किया जाता है। पहले क्या होता था, आप सालों भर रिचार्ज नहीं किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप इनएक्टिव थे उस समय। ठीक है, अब लेकिन आपको अगर यूज करना है तो एक्टिव होना है, हमेशा एक्टिव ही रहना, हमेशा रिचार्ज करे रहिए उसमें, ऐसा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान के जो है किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है कैमा संविधान संशोधन के द्वारा आया था दोस्तों। पंचायती संविधान के किस भाग में
पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है दोस्तों। इसमें आप देख पाएगा ऑप्शन में कि सबसे पहला ऑप्शन इसमें आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 9 में है, ठीक है ना। और इसी में जो है नगर पालिका का उल्लेख अगर बात किया है तो 9 के ए में जो है नगर पालिका का उल्लेख है दोस्तों। और ये ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में है, तो भाग 9 में है, ठीक है ना, भाग 9 में है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा दोस्तों। इसमें देख पाइएगा दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। उसी के तहत जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, उसी के द्वारा जो है ये पंचायती राज व्यवस्था और ये जो है भाग 9 जोड़ा गया था, उसमें भाग 9 जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसमें कितने विषय हैं दोस्तों, तो इसमें 29 विषय है। नगर पालिका में 18 विषय है। नगर पालिका में कितने विषय हैं दोस्तों, तो 18 विषय हैं। और इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक है। इसका जो उल्लेख है वैदिक युग में भी मिलता है, मतलब प्राचीन सभ्यता में भी इसका उल्लेख है दोस्तों। और ऋग्वेद में जो है स्थानीय 100 इकाई के रूप में जो है सभा समिति और विधत का उल्लेख है। सभा समिति ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें बात किया दोस्तों तो इसका जो है एक प्रसिद्ध प्राचीन काल में जो है बात किया है दोस्तों, कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में जो है पुस्तक है दोस्तों। कौटिल्य का कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। ग्राम पंचायतों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। इसमें इसमें देख पाइएगा कि पंचायती जो है राज व्यवस्था का से संबंधित प्रावधान का जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेखित किया गया है। मतलब उल्लेख किया गया किसमें, तो भाग 9 में किया गया उल्लेख। और भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के 343 ओ में पंचायत शीर्षक के तहत जो है प्रावधान किया गया है। यह जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि सूची जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषय की सूची में 73वां संविधान संशोधित के द्वारा जोड़ा गया, मतलब इसको संशोधित करके इसको जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि अधिनियम का जो है उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रदान करना जिसमें शामिल है। मतलब 3 स्तर का होता था दोस्तों। आप जानते होंगे बलवंत राय मेहता कमेटी इसमें बनी थी दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे पहला खंड होते हैं, इसमें सबसे पहला लेवल होते हैं तो कौन सा, ग्राम स्तर पर जिसमें ग्राम पंचायत होते हैं। और खंड स्तर पर जो होते हैं जनपद होते हैं। उसके बाद होते हैं जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं, जिला परिषद होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको एक मतलब इसमें आप देख पाइएगा डायग्राम से समझाया गया कि 3 टीयर्स स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, मतलब पंचायती राज व्यवस्था का 3 टीयर्स होते हैं, ठीक है ना। 3 स्टेज होते हैं जिसमें विलेज आते हैं, विलेज अगला होते हैं ब्लॉक और तीसरा होते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो अब इसमें देख पाए विलेज में जो है ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत के 3 होते हैं, ये इकाई होते हैं जिसमें ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है और न्याय पंचायत है, ठीक है ना। आगे इसमें देखें ब्लॉक लेवल पर जो होता है ब्लॉक समिति होते हैं, जनपद पंचायत होते हैं और जनपद समिति। ये मतलब तीनों में से कोई हो सकते हैं, ठीक है ना। जिला लेवल पर कौन, जिला परिषद होता है, ठीक है। ये 3 टीयर्स ऑफ क्या है, ग्राम पंचायत है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि गांधी जयंती की जो है पूर्व संध्या पर 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को जो भारत ने जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में यानी सीडीपी लागू किया। मतलब सीडीपी कब लागू किया, सीडीपी का फुल फॉर्म होता है सी से हो गया सामुदायिक, और इंग्लिश में इसको कम्युनिटी कहा जाता है, और डी से डेवलपमेंट यानी विकास, और पी से प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर आया था। आगे इसमें देख पाएंगे हम लोग राष्ट्रीय विस्तार सेवा, मतलब राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का समर्थक करने के लिए वर्ष 1953 में शुरू की गई थी। लेकिन यह जो है दोनों कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सके। मतलब यह जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं नहीं निभा सके। स्वतंत्रता के बाद जो है 1957 में जब बलवंत राय मेहता कमेटी, इस कमेटी को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें कहा गया बलवंत राय मेहता कमेटी का जो है गठन योजना
आयोग द्वारा, मतलब योजना आयोग के द्वारा किया गया था, जो अभी नीति आयोग है, ठीक है ना। योजना आयोग 1950 में आया था, नीति आयोग जो है मोदी जी के आने के बाद ये 2015 में आया था, ठीक है। इसमें देख पाएंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की विफलता के कारणों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। मतलब जो सामुदायिक जो है, मतलब सीडीपी जो है, सामुदायिक यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब जो फेल हो गए थे उनके जो है विफलता का जो स्टडी, मतलब उसका जो अध्ययन करने के लिए इसको किया गया था। क्या वो सफल है, क्या विफल है, ये उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इसका किया गया था। और इसी में जो देख पाइएगा 3 स्तरीय का रिपोर्ट आया था। इसमें देख पाइएगा कि नवंबर 1957 में समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर को लागू करने के सुझाव दिया, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को वर्ष 1958 को में स्वीकार कर लिया। यानी बलवंत राय मेहता समिति को जो है कब स्वीकार कर लिया गया था, तो 1958 में स्वीकार कर लिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति को जो है कौन सिफारिश किया था इसका, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब नेशनल डेवलपमेंट परिषद है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें देख पाएगा कि यह जो है 1958 को इसको सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। देश की जो है पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला, मतलब इसमें नागौर जिला सबसे पहला है जिन्होंने जो है 3 स्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था को लागू किया था। दोस्तों देश की जो है पहली त्रिस्तरीय 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था। वहां पर जो है 3 स्तरीय ग्राम पंचायत को लाया गया था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं और भी कुछ बातें को देखना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कौन कौन सा समितियां आया दोस्तों। इसमें देख पाए कि पंचायती राज से संबंधित समिति के बारे में देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में आया। बलवंत राय मेहता समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, 1957 में आया। और इसको स्वीकार कब किया गया था, तो 2 साल के बाद 1959 को स्वीकार किया। अशोक मेहता समिति 1977 में आया दोस्तों। और जीवी के राव समिति 1985 में आया दोस्तों। जीवी के राव जो है 1985 में आया। अशोक मेहता समिति कब आया, 1977 में आया। और एल एम सिंघवी कमेटी जो है 1986 में आया। एल एम सिंघवी कमेटी कब आया, 1986 में आया दोस्तों। और केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया मतलब आयोग जो है 1988 में आया दोस्तों। और पीके जो है पीके थुंगन समिति 1989 में आया। पीके थुंगन समिति कब आया, 1989 में आया था, ठीक है। अब देखिए कुछ आगे आप देख पाएंगे दोस्तों। इसमें अगला है हरलाल सिंह खरड़ा समिति 1990 में आया दोस्तों। हरलाल सिंह खरड़ा समिति 1990 में आया दोस्तों। इसमें देख पाए कि अशोक मेहता समिति द्वारा जो है पंचायती राज की जो है 2 स्तरीय की सिफारिश की गई थी। मतलब बलवंत राय मेहता समिति 3 किया और अशोक मेहता जो है 2 स्तरीय किया। इसमें देख पाएगा कि जिला परिषद आया और मंडल पंचायत आया, ठीक है ना। अब कुछ आप देख पाइएगा कि सिंघवी कमेटी को आप देख पाइएगा। सिंघवी कमेटी में जो कहा गया दोस्तों, एल एम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। मतलब पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किसने किया, तो एल एम सिंघवी कमेटी ने किया था, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों। हम लोग इसमें देख पाएंगे अगला जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मतलब पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, इसमें वो बताना है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप देख पाइएगा दोस्तों, जिसको शॉर्ट में TIR कहा जाता है दोस्तों। इसमें देख पाइएगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब टोटल अपने लाइट को पूरे बाहर की तरफ फेंक देना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या है, उदाहरण है। लेकिन इसमें कहा गया कि उदाहरण नहीं है। इस पर क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब इसमें देख पाएगा दोस्तों कि सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है एंडोस्कोपी कहा गया है। दूसरा है मिर्ची का है दोस्तों। और तीसरा है हीरे का चमकना। और चौथा है तारे का टिमटिमाना। तो इसमें तारे का टिमटिमाना नहीं होगा ऑप्शन, ये
बिल्कुल ही ये सही जवाब है इस उत्तर क्वेश्चन का दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों, एंडोस्कोपी जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और मरीचिका देख पा रहे हैं, और हीरे का चमकना। अब इसमें देख पाएंगे कि हीरा जो है अगर डार्क में अगर रखा जाता है, अंधेरा में रखा, तो पूरा अपना प्रकाश को प्रज्वलित करता है, लगता है एकदम चमक रहा है, उस तरीके से लगता है दोस्तों। और मरीचिका जो है आप देख पाएंगे कि गर्मी के दिनों में जो है रेगिस्तान में पाए जाने वाला ये क्या है, मरीचिका है। जो कि मतलब लगता है कि जो अब हिरन वगैरह जब प्यास जब लगता है तो लगता है कि असली में पानी अब आ गया, पानी आ गया, लेकिन वो पेड़ की छाया आ गया, इस तरीके का लगता है, महसूस होता है, लेकिन वो होता नहीं एक्चुअल में, ठीक है। उसी को मरीचिका कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इंडोस्कोपी आप देख पा रहे हैं दोस्तों। स्कोपी आप देख पा रहे हो कि जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है, वैसे इंडोस्कोपी है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है मेडिकल से संबंधित है दोस्तों। और इंडो मतलब होता है आंतरिक, ठीक है ना। इंडो मतलब क्या होगा, आंतरिक हो गया, मतलब अंदर की जो भी हमारे शरीर के अंदर के जो भी हो रहा है उनको देखने के लिए क्या किया जाता है, इंडोस्कोपी का एक यूज किया जाता है। अब इसमें देख पाएंगे दोस्तों कि इंडोस्कोपी जो होता है हमारे बॉडी के जो इनसाइड इमेज होते हैं, इनसाइड इमेज जो होते हैं उसको जो है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए देखने के लिए इंडोस्कोपी का यूज किया जाता है, ठीक है। जो कि एक मेडिकल डिवाइसेस है, और यह जो है टीआईआर पर आधारित है, ठीक है। अब इसकी इसी का जो है सेम हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ओकर्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। मतलब एटमोस्फेयर में जितने भी मतलब डिफरेंट लेयर ऑफ एयर कहिए मतलब, तो वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वो हर लेयर का अलग अलग है, ठीक है। तो वहां पर इसके कारण जो है दूरी तो बढ़ रही है, जिसके कारण स्टार जो हम लोग को ट्विंकलिंग हो रहा है, ये एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हुआ, ठीक है ना। इसका सही क्या होगा, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमको जो है स्टार जो है ट्विंकलिंग होती है, ठीक है। वो टीआईआर का उदाहरण है। टीआईआर इज डिफाइंड एज द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे, मतलब एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्णतः जो है एक किरण का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ऑफ लाइट विद इन अ मीडियम सच एज वाटर, ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस बैक इनटू द मीडियम, ठीक है। इंडोस्कोपी है, मिराज इन डेजर्ट है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, और एग्जांपल ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सब एग्जांपल है किसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण है, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं तक था दोस्तों। कैसा लगा आज का यह डिस्कशन। अगर यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा दोस्तों, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।